परिचय। ईरा के चाचा जी लंदन में रहते हैं। वह अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आए हुए हैं। वह ईरा से पहली बार मिल रहे हैं। वह ईरा, उसके दोस्तों, उसकी रुचियों तथा उसके पसंदीदा खाने के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इस अध्याय में आप अपने बारे में बताना सीख पाएंगे। आओ सीखें। दूसरों को अपना परिचय देना। अपने परिवार के बारे में दूसरों को बताना। अपने पसंदीदा खेल तथा खाने के बारे में दूसरों से चर्चा करना। मैं कौन हूँ? हेलो, मैं ईरा हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैं 6 साल की हूँ। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाती हूँ। मैं दोपहर को 1 बजे स्कूल से घर वापस आती हूँ। मेरे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी दादी तथा मैं। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता भी है। उसका नाम आइरिस है। मेरी रुचियां क्या हैं? मैं अपने दोस्त राहुल तथा प्रिया के साथ शाम को बाहर खेलने जाती हूँ। वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। हम लुका छुपी भी खेलते हैं। खेलने के बाद हम साइकिल भी चलाते हैं। जब मैं वापस घर आती हूँ तो मैं चित्र बनाकर उसमें रंग भरती हूँ। मैं क्या खाती हूँ? अब रात के भोजन का समय हो गया है। मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने जा रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा सबसे पसंदीदा खाना पाव भाजी बनाई है। मैं आम तथा सेब भी खाऊंगी। मुझे फल बहुत पसंद हैं। आओ खेलें। सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। हमने क्या चर्चा की? हम अपना परिचय, अपना नाम बताकर देते हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं। जब हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो हम उनसे हमारे पसंदीदा खेलों तथा खाने की चर्चा करते हैं। जानवरों को पानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है? बिना पानी के वे भी जिंदा नहीं रह सकते। हमने क्या चर्चा की? हवा हमारे चारों ओर होती है। हवा जगह घेरती है। हवा में वजन होता है। चीजें हवा की मौजूदगी में जलती हैं। पानी हमारे लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए परिचय। दोस्तों, आप जानते हैं कि पतंग कैसे उड़ती है? किसी पेड़ की पत्तियां कैसे हिलती हैं? क्या तुम कभी कागज की बनी फिरकी के साथ खेले हो? ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, ये होता है हवा के चलने की वजह से। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। आओ सीखें। हवा की विशेषताओं की सूची बनाना। हमारे जीवन में हवा और पानी की भूमिका बताना। हवा किसी जगह को भर देती है। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो वह बड़ा हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि हवा जगह घेरती है। हवा में भार भी होता है। आप देख सकते हैं कि हवा से भरा गुब्बारा खाली गुब्बारे से ज्यादा वजन वाला होता है। चीजों को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। कभी कभी हम लकड़ी या कोयला जलाने के लिए हवा फूंकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा की मौजूदगी में चीजें ज्यादा तेजी से जलती हैं। हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर और बाहर जाती है।
इससे जाहिर होता है कि हवा के सहारे ही जीवन चलता है। पानी जीवन के लिए जरूरी है। क्या हम बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं? क्या मछलियां बिना पानी के जिंदा रह सकती हैं? नहीं, हम सभी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी सभी जीवों के लिए जरूरी है। पानी हमें कुओं, तालाबों, झरनों, नदियों, झीलों और समुद्रों में मिलता है। पौधों को पानी चाहिए। सिर्फ जानवरों को ही नहीं, पौधों को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, वरना वे सूख जाते हैं। जानवरों को पानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है? बिना पानी के वे भी जिंदा नहीं रह सकते। हमने क्या चर्चा की? हवा हमारे चारों ओर होती है। हवा जगह घेरती है। हवा में वजन होता है। चीजें हवा की मौजूदगी में जलती हैं। पानी हमारे लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए पौधों और जानवरों को पानी चाहिए। परिचय। नमस्कार बच्चों, यह जंगल है। यहां रहने वाले जंतुओं को जंगली जानवर कहते हैं। जंगल जंगली जानवरों का संसार होता है। जंगली जानवर धरती पर पाए जाने वाले उपयोगी और दिलचस्प जंतु होते हैं। आइए इन जंगली जानवरों के बारे में और जानें। आओ सीखें। प्रमुख जंगली जानवरों को पहचानना। जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जानकारी पाना। जंगली जानवरों का महत्व समझना। जंगली जानवर। जंगल जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास होता है। इन्हें जंगली कहते हैं क्योंकि ये किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। शेर बड़ा और ताकतवर होता है। वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होता है, इसलिए इसे जंगल का राजा कहते हैं। शेर दूसरे जानवरों का मांस खाता है। चीता जंगल का सबसे तेज जानवर होता है। वह भी बड़ा और ताकतवर होता है। जिराफ जंगल का सबसे लंबा जानवर होता है। बंदर काफी समझदार और शरारती होता है। भालू अधिक बालों, तीखे पंजों, बड़े दांतों वाला होता है। यह बहुत ताकतवर होता है। जंगल में पक्षी और कीड़े भी रहते हैं। जंगली जानवरों का आवास। क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवर जंगल के भीतर प्राकृतिक आवासों में रहते हैं? ये आवास जंगली जानवरों को अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाते हैं। शेर मांद में रहता है। ये अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता है। जब इसे भूख लगती है तब यह बाहर आता है। बाघ गुफा में रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहता है। यह हमेशा समूह में रहता है। मगरमच्छ पानी में रहता है। चमगादड़ पेड़ों पर रहते हैं और आसमान में उड़ सकते हैं। जंगली जानवरों का भोजन। आओ देखें कि जंगली जानवर भोजन के रूप में क्या खाते हैं। शेर, बाघ और गिद्ध मांसाहारी जानवर हैं। वे दूसरे छोटे जानवरों का मांस खाते हैं। हिरन, जिराफ और खरगोश शाकाहारी जानवर हैं क्योंकि वे सिर्फ पेड़ पत्ते खाते हैं। भालू और कौवे जैसे जानवर
सर्वभक्षी कहे जाते हैं, क्योंकि वो मांस और पेड़ पत्ते दोनों खाते हैं। सियार, गिद्ध और लकड़बग्घा इत्यादि को शवभक्षी कहते हैं, क्योंकि ये मृतक जानवरों का मांस खाते हैं। भोज्य पदार्थ और अन्य सामग्रियों के लिए जंतु। जंतु हमारे लिए उपयोगी होते हैं। शेर, सांप और मगरमच्छ जैसे जानवरों से हम फर और चमड़ा प्राप्त करते हैं। हाथी दांत से सुंदर गहने और सजावटी सामान बनते हैं। मछली के यकृत से निकाले गए तेल का दवाइयां बनाने में उपयोग होता है। वन्य जीवन को बचाएं। जंगली जानवर पृथ्वी का आवश्यक अंग हैं। वे पारितंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। मनुष्यों द्वारा वनों को नुकसान पहुंचाने और पेड़ों की अत्यधिक कटाई से जंतु जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछ लोग जंगली जानवरों को सिर्फ अपने शौक के लिए मारते हैं। बंगाल टाइगर जैसे कुछ जानवर दुर्लभ हो चुके हैं। इसलिए हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवन बचाएं, पृथ्वी बचाएं। हमने क्या चर्चा की? जंगली जानवर सजीव होते हैं। ये जंगल में रहते हैं, जो कि इनका प्राकृतिक आवास है। जंगली जानवर मांसाहारी, शाकभक्षी, सर्वभक्षी या शवभक्षी हो सकते हैं। जंगली जंतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। परिचय। अर्जुन और उसके पिता गर्मियों के लिए वस्त्र खरीदने निकले हैं। वे दोनों ऐसे वस्त्र ढूंढ रहे हैं जो शीतल, आरामदायक, हल्के और रखरखाव से मुक्त हों। अर्जुन ने एक सूती शर्ट चुनी। पिता को वह पसंद नहीं आई क्योंकि यह भारी थी और यह आसानी से सिकुड़ जाती है। तब अर्जुन ने एक सिंथेटिक शर्ट चुनी जो हल्की थी और यह सिकुड़ती नहीं थी। उसके पिता ने इसे भी नापसंद कर दिया क्योंकि यह नमी को अच्छे से सोखती नहीं है। अंततः 2 लंबे घंटों के बाद उन्हें वह शर्ट मिल गई जो मिले जुले कपड़े की बनी थी और उसमें वो सभी विशेषताएं थीं जो वो ढूंढ रहे थे। इस पाठ में हम रेशे और कपड़े के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। वस्त्रों का महत्व बताना, रेशे को परिभाषित करना, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में विभेद करना, कपड़े की बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सिलाई के बारे में बताना। वस्त्र जो हम पहनते हैं। हम सब वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीड़ों से बचाते हैं। हम मौसम और अपने काम के अनुसार वस्त्रों का चयन करते हैं। हम जो वस्त्र पहनते हैं वो हमारे नजरिए और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। रेशा। रेशा वह कच्चा माल है जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है। रेशे विभिन्न चरणों से गुजरकर वस्त्र बनते हैं। सबसे पहले कच्चे रेशे को लंबी लड़ियां बनाने के लिए आपस में ऐंठते हैं। इन्हें धागा कहते हैं। कपड़ा बनाने के लिए धागे की कताई बुनाई की जाती है। कपड़े का प्रयोग लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकार और प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। 1. प्राकृतिक रेशे। 2. कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से बनते हैं। सूत, ऊन और रेशम कुछ प्राकृतिक तंतु हैं।
सूत पेड़ों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ बकरी और ऊंट से प्राप्त होता है। रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि कृत्रिम रेशों के उदाहरण हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं, जल्दी सूखते हैं और सिकुड़ते नहीं हैं। आमतौर पर मजबूत और मुलायम कपड़ा बनाने के लिए कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों के साथ मिला दिया जाता है। बुनाई। बुनाई वह प्रक्रिया है जिससे धागों से कपड़ा बनाया जाता है। इसके लिए धागों का एक समूह क्षैतिज रूप से बिछाया जाता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर रूप से। इस तरह एक दूसरे को काटते हुए धागों को बुनावट कहते हैं। परिष्करण वह प्रक्रिया जिससे कपड़े की दिखावट और उपयोगिता में सुधार हो उसे परिष्करण कहते हैं। कपड़ों को दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिष्करण हैं। ब्रशिंग। ब्रश करने की प्रक्रिया से छोटे और ढीले तंतु कपड़े से निकल जाते हैं। कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपड़े की मुलायमियत और चमक बढ़ती है। ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की प्रक्रिया से कच्चे कपड़े का प्राकृतिक रंग छूट जाता है। रंगाई। कपड़े को नया रंग देने को रंगाई कहते हैं। एक कपड़े को रंगने के लिए पहले गर्म पानी में रंग और नमक का घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़े को इसमें डुबोया जाता है। कपड़े को 1 घंटे बाद बाहर निकालकर धोया जाता है। अंत में कपड़े को सुखाया जाता है। डिजाइनिंग। डिजाइनिंग की प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर छापे बनाकर इसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। कपड़े को इनकी सहायता से डिजाइन किया जा सकता है। स्याही, रंग या कढ़ाई, पत्थर, सजावटी दाने या क्रिस्टल, लेस या जरी। सिलाई। सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को वस्त्रों में बदला जाता है। इसमें कपड़े को सुई और धागे से सिला जाता है। पुराने दिनों में सिलाई हाथ से की जाती थी, लेकिन आजकल सिलाई मशीन से की जाती है। हमने क्या चर्चा की? वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीड़ों से बचाते हैं। रेशा वह कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है। कपड़े का निर्माण एक जोड़ी धागों को आपस में एक दूसरे के समकोण पर बुनकर किया जाता है। कपड़े के परिष्करण में 3 प्रक्रिया शामिल होती है, ब्रशिंग, कैलेंडरिंग और ब्लीचिंग। कपड़े की दिखावट को बेहतर बनाने के लिए उसे रंगा और डिजाइन किया जाता है। सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़े को वस्त्र में बदला जाता है। परिचय। लो ये आई शकरकंदी और ये रविवार का मांसाहार। मेरे ख्याल से अब हमें खाने को तैयार होना चाहिए। हम सभी को स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है, तो आइए आहार के बारे में कुछ जानें। आओ सीखें। आहार के बारे में बताना, आहार के स्रोत बताना,
सुरक्षात्मक भोजन के बारे में जानना। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में अंतर बताना। आहार। हम सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम रोजाना अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। भोजन हमें खेलने और काम करने के लिए ताकत देता है। ये हमें स्वस्थ रखता है। ये हमें मजबूत बनाने और बढ़ने में भी मदद करता है। पौधे हमें भोजन देते हैं। हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है। दोस्तों, पौधे हमें फल व सब्जियां देते हैं। वे हमारे लिए अच्छे होते हैं। तथा जानवरों से हमें मांस, अंडा और दूध मिलता है। सुरक्षात्मक भोजन। दोस्तों, भोजन हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। जो भोजन हमें बीमार पड़ने से बचाता है उसे हम सुरक्षात्मक भोजन कहते हैं। हमें ढेर सारा पालक, बंद गोभी, सेम और फल खाने चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी। भोजन दो प्रकार का होता है। भोजन या तो शाकाहारी या मांसाहारी हो सकता है। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे? तो आइए इसके बारे में जानें। फल, सब्जियां, दूध और दूध से बनी सभी चीजें शाकाहारी भोजन कहलाती हैं। आमतौर पर हमें शाकाहारी भोजन पौधों से मिलता है। आपका पसंदीदा चीज और आइसक्रीम भी शाकाहारी भोजन है। अंडा, मुर्गा, मांस और मछली मांसाहारी भोजन है। हमें मांसाहारी भोजन जानवरों से मिलता है। हमने क्या चर्चा की? भोजन हमें ताकत देता है और बढ़ने में हमारी मदद करता है। हमें पौधों और जानवरों से भोजन मिलता है। सुरक्षात्मक भोजन हमें बीमारियों से बचाता है। फल, सब्जियां, दूध और दूध से बनी चीजें शाकाहारी भोजन होती हैं। अंडे, मुर्गा, मांस और मछली मांसाहारी भोजन हैं। परिचय। रानी गांव में रहती है। वह अपनी चचेरी बहन रीता के घर पर आई है। रीता का घर रानी के घर से बड़ा और मजबूत है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, जबकि रानी के घर में केवल 2 ही कमरे हैं। रीता की मां बड़ी रसोई में भोजन बनाती हैं, जबकि रानी की मां अपने गांव के घर के खुले पिछवाड़े यानी पीछे वाले हिस्से में भोजन बनाती हैं। इस अध्याय में आप मकानों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। घर को परिभाषित करना, घर की आवश्यकताओं यानी जरूरतों को पहचानना, कच्चे तथा पक्के घरों में अंतर करना, विभिन्न प्रकार के आवासों की सूची बनाना, घर बनाने वाले लोगों के नाम जानना, अपने घर को जानना। मनुष्य अपने परिवारों के साथ घरों में रहते हैं। एक घर छत, दीवारों, फर्श, दरवाजों और खिड़कियों से मिलकर बना होता है। एक घर में कई कमरे हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग रूम यानी बैठक, डाइनिंग रूम यानी खाना खाने का कमरा, बेडरूम यानी सोने का कमरा, रसोई, बाथरूम यानी स्नान घर और गोदाम यानी स्टोर रूम होते हैं। घर की आवश्यकता। एक घर हमें निम्न चीजों से बचाता है: गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, हवा से,
जानवरों से और चोरों से। हम घरों में खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, हंसते तथा रोते हैं। इसलिए हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घरों के प्रकार। घर मजबूत या कमजोर हो सकते हैं। गांवों में घर मिट्टी तथा घास फूस से बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को कच्चे घर कहते हैं। ये कमजोर होते हैं। कस्बों तथा शहरों में घर ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं। ये मजबूत होते हैं। कुछ अन्य आवास। घर आमतौर पर भूमि पर बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घर जल और पेड़ों पर भी बनाए जाते हैं। जल घर नावों पर बनाए जाते हैं। इन्हें नौका घर कहते हैं। पेड़ वाले घर लकड़ी के बने होते हैं। बहुत ठंडे स्थानों पर घर बर्फ के बने होते हैं। ये इग्लूज कहलाते हैं। घर निर्माता यानी घर बनाने वाले। आओ जानते हैं कि घर कैसे बनता है। सबसे पहले एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाता है। इसके बाद इंजीनियर और मजदूर ईंटों और सीमेंट का उपयोग करके घर का निर्माण करते हैं। एक नया घर बनाने में धन यानी पैसे और समय दोनों ही खर्च होते हैं। इसलिए हमें अपने घरों का ध्यान रखना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? घर वह जगह है जहां पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। कच्चा घर कमजोर होता है तथा यह मिट्टी तथा घास फूस से बना होता है। पक्का घर मजबूत होता है तथा ये ईंट और सीमेंट से बना होता है। एक घर हमें सर्दी, गर्मी, हवा, बारिश, जानवरों और चोरों से बचाता है। वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मजदूर ये सभी लोग मिलकर घरों का निर्माण करते हैं। परिचय। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आमतौर पर हम रोजाना अपने चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जिनमें से कुछ तो चल पाती हैं और कुछ नहीं चल पाती। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? आइए इसके पीछे मौजूद कारण जानें। आओ सीखें। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की पहचान करना, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं बताना और सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर बताना। सजीव वस्तुएं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी अपने चारों तरफ दो तरह की वस्तुओं से घिरे हैं, सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। सभी जानवर और पेड़ पौधे जिंदा वस्तुओं के उदाहरण हैं। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। क्या आपको पता है कि हम सजीव वस्तुओं की पहचान किस तरह कर सकते हैं? देखिए, सभी सजीव वस्तुएं हिलती डुलती हैं। इसका मतलब है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। सभी सजीव वस्तुओं में विकास नजर आता है। वे जिंदा रहने तथा अपने विकास के लिए भोजन लेती हैं। इन गुणों के अलावा वे सांस भी लेती हैं। वे महसूस कर सकती हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रति संवेदनशील होती हैं। उनमें अपनी संतान उत्पन्न करने की भी योग्यता होती है, जिसे प्रजनन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुएं। दोस्तों, अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं। इनमें सजीव वस्तुओं वाले गुण नहीं होते। यहां निर्जीव वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता की बाइक भी निर्जीव चीज है। ये तभी चल सकती है जब इसमें पेट्रोल होता है। सजीव वस्तुओं के विपरीत निर्जीव वस्तुओं का न तो विकास होता है और न ही वे प्रजनन करती हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर।
यहाँ सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने वाला एक चार्ट मौजूद है। हमने क्या चर्चा की? हम सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं से घिरे रहते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में गतिविधि और विकास दिखता है। सभी सजीव वस्तुएं अपनी वृद्धि और ऊर्जा के लिए भोजन लेती हैं। सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। वे अपने आसपास के माहौल में बदलाव महसूस करती हैं। उनमें अपनी ही जैसी संतानें पैदा करने की योग्यता होती है। परिचय। आद्या अपने माता पिता के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी चाची मुंबई में रहती है। वह हर साल अप्रैल के महीने में अपनी चाची के घर घूमने आती है। अतः वह दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर सफर करती है। इस अध्याय में आप दिशाओं के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। 4 मुख्य दिशाओं को पहचानना। किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए दिशा सूचक का प्रयोग करना। सामान्य दिशाएं। बाईं तरफ मुड़ें, दाईं तरफ मुड़ें, सामने की तरफ चलें, वापस पीछे आएं। जब लोग हमसे दिशाओं के विषय में पूछते हैं तब हम इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। 4 सामान्य दिशाओं बाएं, दाएं, सामने और पीछे को बताने के लिए हम अपने हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य दिशाएं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम हैं। इन दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए N, E, S और W इन 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जय है। वह सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। सूरज पूर्व की तरफ से निकलता है, इसलिए पूर्व दिशा उसके सामने है। इसका मतलब है कि पश्चिम उसके पीछे की तरफ है, उत्तर दिशा उसके बाईं तरफ है और दक्षिण दिशा उसके दाईं तरफ है। दिल्ली की स्थिति। ये भारत का मानचित्र है। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम मानचित्र पर दी हुई हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और ये भारत के उत्तर में स्थित है। दिशा सूचक। ये एक दिशा सूचक है। ये एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग दिशाओं को जानने के लिए किया जाता है। दिशा सूचक में एक तीर होता है जिसमें एक सिर और एक पूंछ होती है। सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और पूंछ हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती है। आओ खेलें। दिशा को पहचानकर उसके सही नाम पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 4 मुख्य दिशाएं हैं। दिशा सूचक का प्रयोग दिशाओं को जानने में किया जाता है। परिचय। मुझे हमारा परिवार पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं शुरू कहां से करूं। परेशान ना हो, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरी मदद करेंगे? आओ सीखें। एक परिवार का वर्णन करना। परिवार का महत्व समझना। एकल, बड़े और संयुक्त परिवार के बारे में जानना और अंतर करना।
परिवार तालिका। चलो सैम के घर चलते हैं। वह सैम की माता है और वह सैम के पिता हैं। देखो, वह सैम का बड़ा भाई है। और यहां देखो, सैम के दादा दादी। अब सैम के चाचा बुआ को देखो। और यहां है सैम के नाना नानी। एकल परिवार। सैम अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता है। आप जानते हैं कि यह एक एकल परिवार का उदाहरण है। बड़ा परिवार। अब इस परिवार तालिका को देखो। तुमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावक बड़ा परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है? एक संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिवार के प्रकार। अब आप यह पहचानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई परिवार एकल, बड़ा या संयुक्त में से किस प्रकार का परिवार है। घर। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं और वो जिस जगह रहते हैं उसे घर कहते हैं। परिवार के साथ। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। आप जानते हैं कि वो साथ काम करते हैं, रहते हैं और साथ ही मौज मस्ती भी करते हैं। हमने क्या चर्चा की? एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। एकल, बड़ा और संयुक्त परिवार के भिन्न प्रकार हैं। एकल परिवार में माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं। बड़े परिवार में माता पिता और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिचय। त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना। जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का ख्याल आता था, जो कि खूब मनोरंजक होता था। भारत विभिन्न धर्मों का देश होने के कारण यहां बहुत से त्योहार होते हैं। आइए इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानें। आओ सीखें। त्योहार के बारे में बताना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहार के बीच विभेद करना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहारों की विशेषताएं बताना। त्योहार। त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं। कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ्ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। त्योहारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं। भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। स्वतंत्रता दिवस,
गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस। हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गांधी जयंती। हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चों के प्रति उनके अनुराग को याद करने के लिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, रक्षाबंधन और गुरुपूर्व कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को सभी बुराइयों से बचाने का वचन देते हैं। दशहरा। दशहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ति। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पटाखे छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशियां मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरु पर्व। गुरु पर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। फसलीय त्योहार। आइए अब फसलीय त्योहारों की तरफ ध्यान दें। भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के समय फसलीय त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ प्रसिद्ध फसलीय त्योहार हैं। ओणम केरला का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान घर पर पकवान बनाए जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दौड़ में भाग लिया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोहड़ी पंजाब का फसलीय त्योहार है। इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता को धन्यवाद स्वरूप नई फसल की भेंट चढ़ाते हैं।
हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। धार्मिक त्योहार विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र और गुरु पूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं। फसलीय त्योहार भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ फसलीय त्योहार हैं। परिचय। नमस्ते पिताजी, वहां देखिए, शर्मा अंकल अपना परिवार और घर का सामान कहीं पास में ले जा रहे हैं। प्रिय सैम, वो अपने नए घर में जा रहे हैं। अब श्री गुप्ता हमारे पड़ोस में रहेंगे। पिताजी, पड़ोस से आपका क्या मतलब है? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं। अब आओ पड़ोस के कुछ स्थानों पर चलते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ सीखें। स्कूल और कॉलेज के बारे में बताना, बाजार और डाकघर के बारे में बताना, बैंक और अस्पताल के बारे में बताना, दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन के बारे में बताना, रेल स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में बताना। हमारा पास पड़ोस। सैम, हम मनुष्य हैं और हम समाज में रहते हैं और इसीलिए हमें बहुत बार एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसा कि तुम जानते हो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें पढ़ने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने ऑफिस की सुरक्षा के लिए चौकीदार की जरूरत पड़ती है। बेटा, आओ बाहर चलें। मैं अपने पड़ोस के कुछ स्थानों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। बाजार। सैम, यहां देखो, यह बाजार है। हाँ, कल हमने इसी बाजार से खिलौने और कपड़े खरीदे थे। हम बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। पिताजी, मुझे याद है, आप बाजार से सब्जी और फल खरीदते हो। हाँ, यह सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाकघर। यह डाकघर है। लोग डाक के डिब्बों में पत्र डालते हैं और वहां से वो डाकघर में आते हैं। डाकिया इन चिट्ठियों को इकट्ठा करके हमारे पास लाता है। आओ अब आगे बढ़ें। अस्पताल। बेटा, यह अस्पताल है। यहां डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करता है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हमारा जीवन बचाते हैं। पिताजी, मैं इसे याद रखूंगा। क्या अब हम आगे बढ़ें? दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन। पिताजी, यह कैसी इमारत है? यह एक दमकल केंद्र है। जब किसी इमारत या घर में आग लग जाती है तो दमकल केंद्र वाले हमारी मदद करते हैं। लोग इन्हें अग्नि योद्धा भी कहते हैं। पिताजी देखिए, यहां एक पुलिस वाला खड़ा है। यह कैसी इमारत है? ओह, वह पुलिस स्टेशन है। पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखकर हमारी सहायता करते हैं। वो अपराधियों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। पिताजी, मैं थक रहा हूं, क्या हम घर चलें? ठीक है बेटे, चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। यह रेलवे स्टेशन है और इसके सामने बस स्टैंड है। लोग ट्रेन और बस से यात्रा करते हैं। ट्रेन और बसें हमारे शहर को विभिन्न स्थानों से जोड़ती हैं। परिचय। हेलो, आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। प्यारे दोस्तों, आओ चलो स्कूल चलें, पढ़ने, लिखने और खेलने। हम रोजाना स्कूल जाएंगे। इस पाठ में आप स्कूल के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। स्कूल की आवश्यकता बताना, स्कूल के कमरों के बारे में बताना, स्कूल की कक्षाओं और खेल के मैदान के बारे में बताना। हमारा स्कूल। बड़े होने पर आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या एक अध्यापक? पर इसके लिए आपको रोज स्कूल जाना होगा। स्कूल वह स्थान है जहां आप पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं। किसी स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य का कमरा, स्टाफ रूम और कक्षा। कक्षा वह जगह होती है जहां विद्यार्थी बैठते हैं और पढ़ते हैं। कक्षा हवादार और साफ होना चाहिए। किसी कक्षा में आपको एक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, मेजें और बेंचें मिलेंगी। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं। विद्यार्थी बेंचों पर बैठते हैं और अपनी किताब को मेज पर रखते हैं। हमारा खेल का मैदान। खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और खेलेंगे नहीं तो आप सुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पढ़ने और लिखने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। स्कूल में खेल का बड़ा मैदान है जहां बच्चे खेल सकते हैं। आपका खेलने और पढ़ने के लिए उपयुक्त समय होना चाहिए। इसलिए स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप पढ़ और खेल सकते हैं। आपको रोजाना साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां हम पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं। कक्षा वह जगह होती है जहां विद्यार्थी बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल में खेलने के लिए खेल का मैदान होता है। परिचय। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आकाश को देखा है? रात में यह चमचमाते तारों और चंद्रमा से भरा होता है। ये चांद और तारे कहां रहते हैं? आइए पता करते हैं। आओ सीखें। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के बारे में जानना, तारों, ग्रहों और चांद का वर्णन करना। हमारा ब्रह्मांड। दोस्तों, हम आसमान में जो कुछ देखते हैं वह सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है। ब्रह्मांड में कई तारे, ग्रह और उपग्रह हैं। वे सब बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यद्यपि वे हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन वे सभी आकार में बहुत बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है? सूरज। आसमान में बहुत से तारे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक तारा है? बहुत सी गर्म गैसों के एक साथ जलने के कारण सूरज एक बड़े आग के गोले जैसा दिखता है। सूरज हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है
जो धरती पर हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। पौधों की वृद्धि और जीवन के लिए भी सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा जरूरी है। यह सार्वभौमिक तथ्य है कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तारे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आसमान में ढेर सारे तारे हैं। कुछ तारे चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते। आप देख सकते हैं कि कुछ तारे अकेले होते हैं और कुछ समूह या झुंड में होते हैं, जो आपस में विभिन्न प्रकार का आकार और आकृति बनाते हैं। देखो, इसे सप्तऋषि कहते हैं। इस चमकीले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ग्रह। तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अपने अगले विषय ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ समय पहले तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार अब इसे 9वां ग्रह नहीं माना जाता। अब हमारे सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। क्या आप जानते हैं कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि सिर्फ यहीं पर जल और ऑक्सीजन उपलब्ध है। दूसरे ग्रहों पर जल और ऑक्सीजन होने का कोई सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर उपस्थित उच्च तापमान भी जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में चंद्रमा अपना आकार बदलता है। रात में हम आकाश में चंद्रमा को देख सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग इसे चंदा मामा के रूप में भी जानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदला हुआ प्रतीत होता है। प्यारे दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि किसी दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, जबकि कभी-कभी हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। हमने क्या चर्चा की? ब्रह्मांड में सभी तारे, ग्रह, उपग्रह और सभी सजीव एवं निर्जीव शामिल हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। आकाश में तारे या तो अकेले या समूह में दिखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। चंद्रमा को रात में आकाश में देखा जा सकता है। चंद्रमा हर रात को अपना आकार बदलता प्रतीत होता है। परिचय। कैसे हो अमित? मैं बढ़िया हूं। तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? कल मेरी बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। क्या सवाल है? क्या मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा कि ऐसा क्या है जो हमें फल भी देता है और लकड़ी भी, जो धरती पर पैदा हो सकता है और पानी में भी, जो घर में पाया जाता है और जंगल में भी। यह तो बहुत आसान है प्यारे। उन्हें वनस्पति या पेड़ पौधे कहते हैं। आओ सीखें। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन करना, किसी वनस्पति के मुख्य भाग का वर्णन करना, वनस्पतियों के मुख्य लाभ बताना,
वनस्पति जीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज हूं। क्या आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे मित्र भी होते हैं, क्योंकि वो हमें भोजन और जीवन यापन के लिए जरूरी दूसरी कई सामग्री देते हैं। इसके अलावा वो हमें छाया भी देते हैं। वो भी हमारी तरह सजीव होते हैं। उन्हें अपने जीवित रहने और बढ़ने के लिए आहार और जल की जरूरत होती है। उनमें भी हमारी तरह विकसित और लंबे होने की योग्यता होती है। वनस्पतियों के प्रकार। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ पौधे लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। जो पौधे बहुत लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें पेड़ कहते हैं, जैसे आम, नारियल, नीम इत्यादि पेड़ हैं। जो पौधे पेड़ों से छोटे होते हैं उन्हें झाड़ियां कहते हैं, जैसे गुलाब या सूरजमुखी के पौधे। इनके अलावा कुछ वनस्पतियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें शाक कहते हैं। बैंगन और पालक शाक के उदाहरण हैं। बेल और लताएं। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां सीधी खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। ऐसी वनस्पतियों को बेल और लताएं कहते हैं। बेल किसी सहारे के साथ बढ़ती है, जैसे कि मनी प्लांट। लताएं जमीन पर फैलकर बढ़ती हैं, जैसे कि कद्दू और तरबूज। वनस्पतियों के अंग। दोस्तों, आइए पौधों के विभिन्न अंगों की चर्चा करें। किसी पौधे के मुख्य अंग जड़, तना, पत्ते, फूल और फल होते हैं। आइए एक एक कर इन सभी के बारे में और जानें। जड़ पौधे का सबसे निचला अंग होता है। ये मिट्टी में विकसित होती है और पौधे को जल और खनिज प्राप्त करने में सहायता करती है। तना और पत्तियां। पौधे का अगला अंग तना होता है। पौधे के कठोर भाग को तना कहते हैं, जो जमीन के ऊपर उगता है। यह पत्ते, फल और फूल को वहन करता है। तना पौधों को सहायता भी देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तने का कौन सा भाग उन्हें फल तैयार करने में मदद करता है? बिल्कुल सही, पत्तियां करती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है और ये तने से उत्पन्न होती हैं। फूल और फल। दोस्तों, आइए अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और सुंदर भाग यानी फूल के बारे में जानें। फूल विभिन्न रंगों और प्रकार के होते हैं, जैसे सूरजमुखी, गुलाब या डहेलिया इत्यादि। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग फल पसंद करते हैं। पौधे के रसदार भाग को फल कहते हैं। फल विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के होते हैं, जैसे केला, आम, सेब या संतरा। बीज। जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, हम छोटे भूरे बीज देखते हैं। दूसरे फलों के अंदर भी बीज होते हैं, जैसे पपीता और आम। क्या आप जानते हैं कि नए पौधे का जन्म बीज से होता है? वनस्पतियों का उपयोग। बच्चों, हम जानते हैं कि हम पौधों से खाने की सामग्री प्राप्त करते हैं। भोजन सामग्री के अतिरिक्त हम पौधों से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। बहुत सी दवाइयां व इत्र यानी परफ्यूम पौधों से बनते हैं। पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी से घर भी बनते हैं। आओ खेलें। दोस्तों,
आइए आपकी जानकारी की परीक्षा लें। पौधों के विभिन्न अंगों से उनके कार्यों का मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? हमारी ही तरह पौधे भी सजीव होते हैं। पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ियां, शाक, बेल और लताएं। पौधे हमें भोजन, लकड़ी, तेल, दवाई और सांस लेने के लिए ताजा हवा देते हैं। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आइए साथ गाएं। नियम नियम सुरक्षा के नियम, ये हमेशा हमारी मदद करें। हम रहें शांत और प्रसन्न। आओ सीखें हम सुरक्षा के नियम। आओ सीखें। सुरक्षा के नियम बताना। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित करना। प्राथमिक चिकित्सा की विधियों का वर्णन करना। हमारी सुरक्षा। दोस्तों, हम सभी टहलना, खेलना, साइकिल चलाना और तैरना पसंद करते हैं। ये गतिविधियां हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। लेकिन कभी कभी हम इन गतिविधियों के दौरान खुद को घायल कर लेते हैं। इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खेल कूद के दौरान सुरक्षा। खुले मैदान में खेलना हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन बाहर खेलते समय कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। नीचे दिए गए सामान्य नियमों की सहायता से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पहला, सड़क पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा खेल के मैदान में खेलने को प्राथमिकता दें। जूते पहनकर खेलें। खेल के नियमों का पालन करें। बेईमानी न करें। खेलते समय लड़ाई न करें। टहलते समय सुरक्षा। यदि हम कुछ साधारण नियमों का पालन करें तो सड़क पर चलना काफी मजेदार होता है। ये नियम हैं: आपको हमेशा अपने माता पिता के साथ बाहर जाना चाहिए। उनका हाथ कसकर पकड़ना चाहिए। पैदल पटरी पर चलना चाहिए और सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा सफेद पट्टी से जाना चाहिए। चलती हुई गाड़ियों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए। यातायात बत्ती। सड़क पर चलते समय हमें यातायात बत्ती के निर्देशों का सदैव पालन करना चाहिए। इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आइए सीखते हैं कि ये क्या बताती है। लाल बत्ती कहती है कि रुको रुको रुको, जल्दी में आगे मत बढ़ो। हरी बत्ती कहती है कि आगे बढ़ो, कोई खतरा नहीं है। और पीली बत्ती कहती है कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ, धीरे हो जाओ और जल्दबाजी मत करो। तैरते समय सुरक्षा। यदि हम सावधानी के साथ तैरें तो तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। सुरक्षित तैराकी के कुछ उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। हमेशा तैराकी की पोशाक में तैरें। तरणताल का पानी पीने से बचें। तैरने के बाद स्नान जरूर करें। खाना खाने के तुरंत बाद न तैरें। बस में चलते समय सुरक्षा। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस का प्रयोग करते हैं। बस की यात्रा काफी मजेदार होगी यदि हम निम्नांकित नियमों का पालन करें। बस में चढ़ने के लिए कतार बनाएं। बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की न करें। बस में चढ़ने से पहले उसे पूरी तरह रुकने दें। चलती हुई बस से न उतरें। चलती हुई बस से अपने हाथ पैर न निकालें।
आग का प्रयोग करते समय सुरक्षा। आग हमें रोशनी देती है और भोजन पकाने में हमारी मदद करती है। यदि हम इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक न करें तो यह हमें जला भी सकती है। इसलिए माचिस की डिब्बी के साथ खिलवाड़ न करें। खुद पटाखे न जलाएं। आग के नजदीक न जाएं। औजारों का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा। कुछ औजार जैसे चाकू, कैंची और मोटर से चलने वाले औजार हमारे बहुत काम के होते हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उनके संग कभी खिलवाड़ न करें, वे खिलौने नहीं हैं। स्विच से चालू या बंद करने वाले बटन में कभी भी अपनी उंगलियां न डालें। बिजली के तारों से छेड़खानी न करें। हमारी सुरक्षा। कई बार हम सावधान रहें तो भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। किसी जरूरतमंद को दी जाने वाली पहली चिकित्सा सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा। याद कीजिए कि जब पिछली बार आप साइकिल से गिरे थे तो आपके पिताजी ने क्या किया था। हाँ, उन्होंने आपके घाव को पानी से धोकर उसे रोगाणुरोधक घोल से साफ किया था। इसके बाद उन्होंने घाव पर एक पट्टी बांधी थी। यह घाव को जल्दी भरने में सहायता करती है। तो दोस्तों, यदि आप खुद को दर्द से बचाना चाहते हैं तो सुरक्षा के नियमों का पालन करें। हमने क्या चर्चा की? हमें सुरक्षित खेलने, टहलने, तैरने और बस में चलने के लिए सुरक्षा के कुछ साधारण नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तब हमें प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है। किसी जरूरतमंद को दी जाने वाली पहली चिकित्सा सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। परिचय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम। आज हम मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानने के लिए यहां आए हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। आओ सीखें। मानव शरीर के विभिन्न अंगों को पहचानना। हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों की प्रमुख विशेषताएं बताना। मानव शरीर का परिचय। नमस्कार दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे मानव शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता सकता है? बहुत अच्छे, आइए जानते हैं। हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं सिर, चेहरा, गर्दन, हाथ, पेट और पैर। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। हमें सिर पर बाल भी दिखते हैं। शरीर का अगला भाग चेहरा है। चेहरे में आंख, नाक, जीभ और कान होते हैं। चेहरे के नीचे गर्दन होती है जो सिर को बाकी शरीर से जोड़ती है। यह सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घूमने में मदद करती है। यह बेलनाकार होती है। इसके बाद हम हाथों पर आते हैं। यह हमें चीजों को पकड़ने में मदद करते हैं। शरीर का एक अन्य अंग है पेट। यह एक थैले जैसा होता है जिसमें सभी भोजन सामग्री पाचन के लिए एकत्र होती है। और सबसे अंत में हमारे पैर, जो हमें सीधा खड़ा होने, चलने, दौड़ने और खेलने में मदद करते हैं।
ज्ञानेंद्रियां। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी अंगों में कौन सा अंग हमें आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है? हाँ, सही, यह हमारी आंखें हैं। यह ज्ञानेंद्रिय का एक प्रकार है। हमारे शरीर में मौजूद अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं कान, नाक, जीभ और त्वचा। आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानें। अब हम आंख से शुरू करते हैं। आंखों की सहायता से हम अपने आसपास का सुंदर संसार देख सकते हैं। अब हम कान के बारे में जानते हैं। हमारे चेहरे के दोनों तरफ एक एक कान होते हैं। कान की सहायता से हम अपने चारों तरफ की ध्वनियां सुन पाते हैं। दोस्तों, आइए हम अगली ज्ञानेंद्रिय की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी नाक की सहायता से विभिन्न प्रकार की अच्छी और बुरी गंध सूंघ सकते हैं। हम सबको चॉकलेट खाना पसंद है क्योंकि इसका स्वाद अच्छा होता है, लेकिन कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमें यह बताती है? यह ज्ञानेंद्रिय हमारी जीभ है, जो चबाने, निगलने, बात करने और गाना गाने में हमारी सहायता करती है। हम अपनी जीभ की सहायता से विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, आखिरी ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा। क्या आप जानते हैं कि त्वचा के बिना हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं? वास्तव में त्वचा ही शरीर के सभी अंगों को वहन करती है। यह शरीर की एक सुरक्षात्मक परत है। बाल भी हमारी त्वचा और अंगों की रक्षा करते हैं, जो त्वचा के ऊपर मौजूद होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें रोज स्नान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर से जीवाणु साफ होते हैं। इसीलिए हमारे माता पिता हमें रोज स्नान करने के लिए कहते हैं। हमने क्या चर्चा की? इस पाठ में हमने सीखा कि शरीर के विभिन्न अंगों को किस तरह पहचानें। हमने विभिन्न ज्ञानेंद्रियों और उनके कार्यों के बारे में भी सीखा।